क्वेश्चंस की डिमांड को देखना मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को एक लंबे समय से अनुभव है पढ़ाने का। जो मैं पढ़ाता हूँ वो न्यूज़पेपर के टच में रहता है, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं पता था कि ये न्यूज़पेपर में आएगा। अभी लगभग 5-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया और ये चीज मैंने आपको 1 महीने पहले बना के दे दी। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो न्यूज़पेपर भी आप पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को न्यूज़पेपर के टच में भी रहना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। और मजा तब आता है कि जब आप पढ़ो वही चीज आपको न्यूज़पेपर में मिल जाए या सेम वही चीज आपको एग्जाम में मिल जाए। आपने देखा होगा कि जब एग्जाम देते हो आप लोग, एग्जाम देने बैठो और पहला या दूसरा तीसरा क्वेश्चन हु पे हु मिल जाता है, तो कॉन्फिडेंस हमारा एकदम आसमान पे पहुंच जाता है। क्योंकि मेरे को बहुत एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है और क्वालिफाई करने का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं वही बता रहा हूं। तो अब जो आपको पढ़ाया था मैंने वही चीजें न्यूज़पेपर में चल रही हैं, तो उसको थोड़ा देखते हैं। मैंने आपको बताया होगा यूएनओ, यूएनओ के बारे में। मैंने कहा था यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 के द्वारा। जो यूएनओ है उसके अंदर जो है 5 संस्थाएं काम करती हैं। जो वे 5-6 संस्थाएं यूएनओ के अंदर हैं, मैम इसको स्क्रॉल करना है, साइड से है क्या? ओके। ऑनलाइन वालों यदि आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है तो बता दीजिए भैया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मैं बात कर रहा हूं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, हाल ही में मैंने आपको सुरक्षा परिषद में बताया था कि जो सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद में 2 तरीके के सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। एक स्थायी सदस्य होते हैं और एक अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और जो स्थायी सदस्य होते हैं वो बने ही रहते हैं। तो मैंने कहा था कि जो अस्थायी सदस्य हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो हाल ही में मैं बात कर रहा हूं, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को यूएनओ में अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बन गया है। पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनओ में शामिल किया गया है। ये बात समझ में आ गया? ये आपको डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया याद होना चाहिए। क्वेश्चंस, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनओ में शामिल किया गया है, पहला क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चंस कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनओ में शामिल नहीं किया गया है। तो वो 3 देश इसमें से डाल देगा और एक कोई अलग देश डाल देगा। ये चीज क्लियर हो गया? क्वेश्चंस आपको पता चल गया। जब आपको क्वेश्चंस पता चल गया तो इसके साथ मैंने इसमें नीचे लिखा हुआ है कि गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष यूएनजीए यानी गुप्त मतदान के जरिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, यानी कुल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये सारी चीजें पहले पढ़ा दिए। अब इनमें आपको कुछ तैयार नहीं करना, ये सारी चीजें बकवास है, आपको सिर्फ ये तैयार करना है जो मैंने फाउंडेशन में पढ़ा है वो तैयार करना और ये तैयार करना। हाल ही में 5, 1 2 3 4 5, ये 5 देश ऐसे हैं जिन्हें यूएनओ का अस्थायी सदस्य बनाया गया। आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं है? अब जो इनका अस्थायी सदस्य बनाया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो मैंने लिखा है कि इसकी स्थापना मैंने बता दिया है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, CAR और CARBF, यानी C से, A से, R से, B से, F से। यानी इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। यानी चीन, फ्रांस, रूस और यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पांचों आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश यूएनओ का स्थायी सदस्य है? तो क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ऊपर से ये चीज क्लियर हो गया। नीचे से क्वेश्चंस कैसे बनेगा ये चीज क्लियर हो गया। आगे बढ़ूं, अब थोड़ा पॉलिटी के पोर्शंस को लेकर चलते हैं। यहां ये जो पॉलिटी वाला पोर्शन है,
तो शासन और राज व्यवस्था, गवर्नेंस और हमारा जो पॉलिटी है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चंस टच करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए भैया, इस बार हुआ क्या है कि गठबंधन सरकार बनी है। आप सब लोगों को पता है कि बीजेपी, मोदी सरकार, लेकिन ये मोदी सरकार है परंतु ये गठबंधन की सरकार है। और आज तक भारत में ऐसा कितनी बार हुआ है कि कितनी बार गठबंधन की सरकार बनी है, आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार कब बनी थी। तो भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार 1977 में बनी थी। 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी, अर्थात किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण मैं ये समझ के चलूं कि आप दो के स्टूडेंट हैं, आपका पॉलिटी थोड़ा ठीक होगा। गठबंधन कितने प्रकार के होते हैं तो ये थोड़ी बताना मुझे, यानी पूर्ण बहुमत होता है, सामान्य बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, या छोड़ के चलूं? छोड़ के चलूं ना, क्योंकि आप लोग के स्टूडेंट है, ये तो पता ही होगा। क्यों? यहां से ही हो जाएगा मैम, कर दीजिए, कहां से होगा? अच्छा, प्लस से, थैंक यू। तो जो हमारा यानी गठबंधन की सरकार है, आज तक भारत में 4 बार ऐसा हुआ है कि गठबंधन की सरकार भारत में 4 बार बनी है। तो मैं इस गठबंधन की सरकार की बात कर रहा हूं आप लोगों को, कि जो गठबंधन की सरकार भारत में 4 बार बनी है, 1977, 1988, 1999 और 2024, यानी 2024। हम लोगों को ये चारों सन याद नहीं रखना है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, देखो आपकी क्लास चल रही है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, कट भी कर दिया हूं। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार कब बनी थी, तो 1997। और वर्तमान में किसकी सरकार चल रही है, तो किसी से भी मत बोल देना कि बीजेपी की सरकार चल रही है। वर्तमान में किसकी सरकार चल रही है, तो आपको यह नहीं बताना है कि किसकी सरकार चल रही है, यानी बीजेपी की सरकार चल रही है। तो वर्तमान में किसकी सरकार चल रही है, यानी गठबंधन की सरकार चल रही है। ये बात क्लियर हो गया? आगे मैं बढ़ सकता हूं। आगे बढ़ने से पहले हमें 2-3 चीजें देखनी है। वे 2-3 चीजें क्या है? मैं गठबंधन सरकार की बात कर रहा हूं कि गठबंधन सरकार बनती जब है तो इसके पीछे कारण क्या है। यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी हैं, जैसे कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, बसपा हो गया और एएसपी हो गया। इस तरीके के यानी क्षेत्रीय संगठन हो चाहे हमारे नेशनल संगठन हो, ये चीज क्लियर हो गया। जब किसी भी राजनीतिक पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि 2-3 पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बना लेती है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे माना किसी को ट्रैक्टर लेना है, और ट्रैक्टर सपोज दैट वो कितने का आ रहा है, 1 लाख रुपए का सेकंड हैंड। आपको महिंद्रा 575 ट्रैक्टर लेना है, या महिंद्रा 265 ट्रैक्टर लेना है, या कुछ भी लेना है, मैं किसान फैमिली से तो ट्रैक्टर की बात करूंगा। तो आपको यदि कोई ट्रैक्टर लेना है और आपके पास 1 लाख रुपए नहीं बन रहे हैं, तो आपके पापा यदि 2 या 3 भाई हैं, तो वे आपस में 2-3 भाई मिलकर ट्रैक्टर ले लेंगे। किसी के 50,000 हैं, किसी के 40,000 हैं, तो किसी के 30,000 हैं। इस तरीके से यानी 2-3 लोग इकट्ठा करके वो ट्रैक्टर ले लेते हैं। ये चीज क्लियर होगी? तो ऐसा ही ये यहां है। जब किसी राजनीतिक पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन में वो क्या करती है, अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ समझौता करके, और जब समझौता करना पड़ता है तो बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि 24 में यानी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या क्या दिया, पूरे बजट में ही सब कुछ उनको दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, सब कुछ उनको ही दे दिया है, और बाकी राज्य तो ऐसे ही हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि ये गठबंधन सरकार किस कंडीशन में बनेगी, जब किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में वो गठबंधन सरकार बनाएगी। तो यहां यही लिखा होगा, यह एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। गठबंधन सरकार क्या है? यह एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में जब किसी एक दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो कई दल आपस में मिलकर सरकार बना लेते हैं। इससे प्रॉब्लम हो रही है उनको? नहीं? ओके। अच्छा, दिख नहीं रहा है? ओके ओके।
नहीं है, ऐसे नहीं आएगा, कोई नहीं, छोड़ दीजिए सर। ध्यान दीजिए, मेरा हैबिट है ना, मैंने लगभग 7-8 साल माइक वो वाला हाथ में लेके पढ़ा है। ओके मैम। ऐसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ध्यान दीजिए, हंसी के पात्र बना दिया है। तो देखो, आप बोल रहे, आपने जो लैंग्वेज लिखी है, मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था। सुषमा जी, आप ऑनलाइन है, शायद आपका नाम सुषमा जी है, मुझे कंप्लीटली नहीं पता है। आपकी भी कॉपी मैंने चेक की और 4-5 बच्चों की कॉपी मैंने चेक की है। अभी है ना, महिलाओं में ऐसा होती है, थोड़ा तर्क वितर्क ज्यादा ही करती है, तो अभी झुंड बना के लड़ने को तैयार है, उनको ये नहीं पता लैंग्वेज कैसी होगी। देखो यहां, यह एक राजनीतिक व्यवस्था है, समझ में आ रहा है ना? यह एक राजनीतिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जब किसी एक दल को विधायिका में, मैं ये भी लिख सकता था जब किसी एक दल को संसद में, बातें की है ना, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जब किसी एक दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, मैं ये भी लिख सकता था पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। तो आप एग्जामिनर को इतना अच्छा लिख के दो कि वो भूल जाए कि कौन है कौन नहीं है, वो आपको मतलब अपना समझे बिल्कुल, और अपना समझ के जैसे अपने बेटे को चाहते हैं ना, तो ऐसे वो आपको नंबर दे। इतनी अच्छी लैंग्वेज आपको एग्जामिनर के सामने देनी है। तो यह एक राजनीतिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जब किसी दल को या विधायक, जब किसी एक दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो तब कई दल आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, यानी गठबंधन कर लेते हैं, यानी एक सहयोग कर लेते हैं। भारत में गठबंधन सरकार के लिए योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में शामिल है बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता, राज्य स्तरीय पार्टियों का उदय और सत्तारूढ़ दल विरोधी कारक। इसका मतलब क्या है? इस लैंग्वेज का मतलब यह है कि जो गठबंधन सरकार है, उसके पीछे कारण क्या है, गठबंधन सरकार क्यों बनती है। कभी कभी क्षेत्रीय दल, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी, ये उभरता हुआ सितारा है। बहुजन समाज पार्टी, जो पास्ट में बहुत अच्छा था, प्रेजेंट में उभरता हुआ सितारा यानी समाजवादी पार्टी। आपने देखा होगा ये क्षेत्रीय संगठन है, जो राज्यों के संगठन होते हैं, तो कभी कभी इन संगठनों की इतना ताकत हो जाती है कि ये अपने क्षेत्रों की लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो केंद्र में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ऐसे अदर स्टेट में, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, आंध्रा हो गया, तो अदर स्टेटों में सब यानी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, राज्य की अपनी पार्टी होती है, तो वे पार्टियां यानी अधिक क्या ले आती हैं, यानी सीटों को जीत कर ले आती है। कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जो पूर्ण बहुमत ले आती है। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है? देश के अंदर दोस्तों 543 लोकसभा सीटें। अब ये मत कहना कि सर 552 लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूं। यदि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने की बात हुई तो आर्टिकल 1 से लेकर 468 विद ब्रांच में आपको यही खड़ा खड़ा बोल के जाऊं, क्योंकि किसी के तो 395 याद होंगे, इनकी ब्रांच भी मेरे को पता है कि प्रेजेंट में 468 चल रही हैं। आपको करना क्या है, 543 जो हैं ये लोकसभा सीटें, मैं 543 लोकसभा उन सीटों की बात कर रहा हूं जिन सीटों पे चुनाव होता है। 543 को 2 से डिवाइड करो और प्लस 1 जोड़ दो, तो मुझे इतना पता है कि 272 आएगा। ये कटिंग आप कर लेना, क्योंकि मेरे को बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, ये सब रट गया है, कहां लोकसभा, कहां राज्यसभा, कहां विधानसभा, कितना है। तो जिस भी पार्टी को केंद्र में 272 प्लस सीटें मिल जाती हैं, ये बात समझना, 272 प्लस सीटें मिल जाती हैं, उस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत या स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपनी सरकार बनाई, 2019 में अपनी सरकार बनाई, ये चीज क्लियर हो गया। परंतु परंतु 2024 में उनकी पार्टी को 272 प्लस सीटें नहीं मिली, परिणाम स्वरूप गठबंधन सरकार बनानी। आगे चलें तो भारत में गठबंधन सरकार के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि यानी पूर्ण गठबंधन करना, यानी एक चुनाव पश्चात गठबंधन करना। एक तो पूर्ण गठबंधन ये हो गया, पूर्व गठबंधन, एक पश्चात गठबंधन। पूर्व गठबंधन का मतलब क्या है कि कुछ पार्टियां चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लेती हैं। जैसे कि मुझे याद है, शायद इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी में,
तो यूपी में 3-4 पार्टियों ने आपस में मिलकर गठबंधन किया था। उसमें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी थी, उसमें अखिलेश यादव जी की पार्टी भी थी, तो अदर और पार्टियां भी थी। क्लियर हो गया? तो चुनाव से पहले ही आपस में गठबंधन कर लेती हैं, सीटों का बंटवारा कर लेते हैं। भाई आपका वर्चस्व यानी आपका बोलबाला उस क्षेत्र में है और आपका उस क्षेत्र में, आपकी इतनी सीटें, मेरी इतनी सीटें। ये चीज क्लियर हुआ? ये पहले तय हो जाता है। और एक होता है कि पश्चात गठबंधन, यानी चुनाव के बाद में गठबंधन होता है, किसको कितनी सीटें मिली हैं, अर्थात जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तब गठबंधन करते हैं। चीज क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप साथ के साथ पूछकर चल सकते हैं। आज तक भारत में कितनी बार गठबंधन हुआ है? तो आज तक भारत में 4 बार गठबंधन हुआ है। प्रेजेंट में गठबंधन की सरकार चल रही है। पहली बार 1977 में हुआ था, जनता दल की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। और सबसे अधिक आयु के आज तक बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इसके साथ एक क्वेश्चन और तैयार कर लो कि सबसे कम उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी जी। आगे बढ़ जाएं। अब ये जो पूरा पोर्शन है, ये आपके मेंस का पोर्शन है। आपकी दृष्टि बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। ये आपके पीटी में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेंस में आपको लिखना कैसे है, यहां से आएगा क्वेश्चंस। मेंस में गठबंधन सरकार के महत्व को दर्शाते हुए सरकार के सामने चुनौतियों को समझाइए। क्वेश्चंस, गठबंधन सरकार के महत्व को समझाते हुए गठबंधन सरकार के सामने होने वाली चुनौतियों को दर्शाइए या समझाइए या स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चंस बनाने सीखो। पीछे यहां हूं, आप वहां हैं, मन यहां तन कहां, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो अच्छी बात है, मैं स्पष्ट बोलता हूं। कहते नहीं खरा सोना, मैं स्पष्ट बोलता हूं। आप इसको बेइज्जती माने तो वो आपकी गलत बात है, या आपके हित की ही बात है। मैं आपकी उम्र का हूं, मैं यहां हूं, है ना? मैं आपकी उम्र का हूं, मैं यहां हूं, आप वहां हैं, और मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं। अब देखो मैं कब से पढ़ाने लगाऊंगा, है ना? ध्यान यही रखें आप लोग। यदि मेरे शब्दों से आपको कोई क्षति हुई है तो सॉरी, तो ध्यान दीजिए। तो गठबंधन सरकार का महत्व क्या है? आपको गठबंधन सरकार के महत्व समझने हैं। एक तो सबसे पहले व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि अधिक से अधिक लोग गठबंधन सरकार में मिल जाएंगे। जैसे कि आप एक बात बताओ कि सरकार ने गठबंधन किया तो 3-4 क्षेत्र मतलब दलों को मिलाकर किया। जैसे प्रेजेंट में भाजपा अर्थात बीजेपी यदि कोई भी कानून बनाएगी तो बिना चंद्रबाबू नायडू और बिना नीतीश कुमार, इन दोनों की सहमति के बिना नहीं बना सकती। अर्थात इसका मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हित के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, नीतीश कुमार जी बिहार के हित के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे। तो इसमें देखो उनका भी हित है, इनका भी हित है और बीजेपी का भी हित है, तो एक व्यापक हित हो जाता है। अर्थात इसमें अदर पार्टियां भी ज्वाइंट हो जाती हैं। तो जब गठबंधन की सरकार होती है तो व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। आपको की पॉइंट याद होनी चाहिए। तो गठबंधन सरकार आमतौर पर अलग अलग हितों और व्यापक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो व्यापक क्षेत्र बिहार का भी प्रतिनिधित्व कर रही है और आंध्र प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व कर रही है, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दल भी होते हैं जो एक एक दो दो पार्टियां लेकर आते हैं, सीटें लेकर आते हैं, तो उनका भी कर रही है। तो सरकार में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होने से संभावित रूप से अधिक समावेशी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। ये समावेशी नीतियां, अधिक ज्यादा से ज्यादा समावेशी नीतियां बनाई जाएगी। समावेशी का मतलब है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिन नीतियों से अधिक विकास हो सके। यदि मेरा पूर्ण बहुमत होगा, मेरा स्पष्ट बहुमत होगा, तो मैं क्यों आपके हित की नीति बनाऊंगा? मैं तो अपने हितों की नीति बनाऊंगा। भारत में यानी जातिवादी राजनीति है, भारत में धर्मवादी राजनीति है। तो यदि एक पर्टिकुलर किसी धर्म की सरकार बन जाती है तो वो तो अपने धर्म को प्रमोट करेगा। बात समझ में आ रहा ना? लेकिन सरकार किसकी है? गठबंधन की है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। तो यहां पे क्या होगा, एक कोई भी पॉलिसी यदि बनाई जाएगी, कोई भी नीति बनाई जाएगी, तो वो व्यापक हित को देखते हुए अर्थात सभी लोगों के समावेशी विकास को देखते हुए बनाई जाएगी। अर्थात उससे समावेशी विकास होगा प्रत्येक क्षेत्र में जो भी पॉलिसी होगी। ये बात समझ में आ गई? पहला व्यापक प्रतिनिधित्व होगा और नियंत्रण और संतुलन बना रहेगा।
नियंत्रण कैसे रहेगा? मोदी जी कहने लगे नहीं मैं तो ऐसे चलूंगा, चंद्रबाबू नायडू जी कहेंगे ऐसे चलेगा तो मैं ऐसे चलूंगा, वो कहेंगे बाबूजी नहीं आप मेरे साथ साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ साथ। इससे पहले हुआ क्या था? बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही थी, जो कानून बनाने का मन किया वो कानून बना दिया। राज्यसभा में उनका बहुमत है, लोकसभा में उनका बहुमत है। प्रेसिडेंस तुमको पता है भारत में कठपुतली होता है, प्रेसिडेंस को हस्ताक्षर करने होते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसानों का एक लॉन्ग टाइम तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई गई जो किसानों के हितों में नहीं थी। वो बात एक अलग है कि उन्हों के हितों में थी या नहीं थी, लेकिन उन्हों का मानना था कि उन्हों के हित में नहीं थी। तो जब किसी एक दल की सरकार होगी तो उसमें संतुलन नहीं रहेगा और उसमें नियंत्रण और संतुलन की संभावना बहुत कम होगी। और जब डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे, जब भिन्न भिन्न क्षेत्रों की गठबंधन की सरकार बनेगी तो नियंत्रण और संतुलन जरूर रहेगा, 100% रहेगा। यदि नियंत्रण और संतुलन नहीं रहा तो एक व्यक्ति भी यदि टाप के इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। सपोज दैट चंद्रबाबू नायडू जी या नीतीश कुमार जी यानी बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ देते हैं तो कल ही सरकार गिर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर जी नहीं रहेंगे, फिर दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे। तो एक व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री पद बना रहने के लिए दूसरे वाला, सामने वाला जो भी कहेगा हाथ जोड़ के स्वीकार करेगा, दूर से चरणों में दंडावत प्रणाम करेगा। जैसे बिहार राज्य के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बजट में किया गया। इस बार का यदि आप लोगों ने बजट पढ़ा होगा तो बाकी सभी राज्यों को तो मुझे ऐसे लगा है कि भारत में राज्य ही ना हो, जैसे वो इतने रिच राज्य हो कि उन्हें किसी की जरूरत ही ना हो, उनके अंदर भुखमरी ना हो, वहां की शिक्षा ऐसी हो कि बच्चा 15 साल का पीएचडी कर लिया हो। अदर किसी स्टेट को कुछ मिला ही नहीं है। और आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, भर भर के सब कुछ दिया गया है। बिहार को देख लीजिए, भर भर के सब कुछ दिया गया। क्यों? क्योंकि डर है हट गया तो समझो कट गया। योगी जी का डायलॉग है, बटोगे तो कटोगे। तो मैं बात कर रहा हूं कि नियंत्रण और संतुलन बना रहेगा यदि गठबंधन की सरकार होगी। तो गठबंधन की सरकार में शामिल भागीदारी एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, इससे संभावित रूप से सत्तावाद और जल्दबाजी में नीतिगत निर्णय लेने का जोखिम कम होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई पूर्ण बहुमत से है तो उसको जो भी निर्णय लेना ठीक है, मेरे मन में आया मैंने ले दिया। लेकिन यदि पूर्ण बहुमत नहीं है, सरकार गठबंधन की है, तो हमें कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा तो सब लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी, और सब लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी तो सब अपने तर्क और वितर्क देते हैं। बड़ी अच्छी बात तो यह है, तर्क वितर्क के नाम से मुझे एक चीज याद आई है कि भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां के बच्चे पढ़ते हैं नौकरी के लिए। एकमात्र पूरे विश्व में मैं मानता हूं कि भारत देश ऐसा। जबकि शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि आप लोगों से कोई यदि कुछ पूछ रहा है तो उसका तर्क के अनुसार आप जवाब दे सकते। यदि आप तर्क के अनुसार जवाब देना सीख गए तो आप बहुत कुछ ये समझो कि कामयाब हैं। आगे बढ़ें तो गठबंधन के महत्व जो है वो क्या क्या है? व्यापक प्रतिनिधित्व है, नियंत्रण और संतुलन है इसमें, और आम सहमति बनना। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, आम सहमति बनना। देखो आपका ध्यान किधर है? पढ़ाने वाला इधर है, एक नया स्टूडेंट आया, आप सब लोग उधर मुड़ गए, है ना? यही तो कहते ना कि आपका जो माइंड है ना वो केंद्रित नहीं है, आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने बहुत सारी कहावतें ऐसी सुनी होंगी कि जब पढ़ने बैठते थे तो उनके पास से बारात गुजर जाती थी, उन्हें पता नहीं होता। और आपके पास से तो कोई गुजरा भी नहीं है, आया है, आवाज भी नहीं करी, और आप फिर भी उसे देख रहे हैं। ऐसा क्या है? विचित्र प्राणी है क्या? चार आंख है क्या? समझ नहीं आता। आप लोग ध्यान को रखो, मैं रियलिटी बता रहा हूं। यदि आप श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना, यदि आप ध्यान लगाकर सुनोगे और आंखों से अच्छे ध्यान लगाकर देखोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूं कि आपको यहीं के यहीं सारी चीजें क्लियर। तो नियंत्रण और संतुलन बनना, इसी से आपका ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, आम सहमति बनना। यदि गठबंधन की सरकार रहेगी तो बिना सहमति के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आगे बढ़े, लोकसभा की भूमिका। जब आम गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें लोकसभा की क्या भूमिका होती है? इसमें लिखा हुआ अब तक बनी गठबंधन की सरकारों के परिणाम स्वरूप। मुझे भी नहीं पता लोकसभा की क्या भूमिका,
कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बुक नहीं बता रही लोकसभा की क्या भूमिका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की 8-10 ऑथर्स की बुक तो मैं पढ़ चुका हूं और मास्टर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन से कर चुका हूं। और मेरा जो एक अच्छा सब्जेक्ट है जो लॉन्ग समय के लिए मैंने पढ़ाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो मैं बता रहा हूं कि लोकसभा की भूमिका क्या है, कोई बुक नहीं बताती है। लेकिन 4 बार गठबंधन की सरकार बनी है। जब 4 बार गठबंधन की सरकार बनी है तो उस समय में 4 बार में लोकसभा की क्या भूमिका थी, तो उनके परिणाम स्वरूप मैंने ये लिखा है। अब तक बनी गठबंधन की सरकारों के परिणाम स्वरूप लोकसभा में अधिक जीवंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस देखने को मिलती है। इस तरह की बहस से सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है या उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अभी ओलंपिक गेम हुए थे। ओलंपिक गेमों में एक भारतीय महिला रेसलर की मैं बात कर रहा हूं कि उसका 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण उस महिला को, यानी महिला पहलवान को वहां से रिजेक्ट कर दिया गया, उसको खेल से आउट कर दिया गया। तो उसके यदि सरकार पूर्ण बहुमत की होती तो मुझे भरोसा है कि वहां कोई नहीं बोलता। लेकिन सरकार गठबंधन बहुमत की थी तो चंद्रशेखर रावण जी अर्थात आजाद समाज पार्टी के मुख्य व्यक्ति ने वहां बोला कि उन्हें संसद में लाना चाहिए और लाकर उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हरियाणा की बेटी नहीं, वो पूरे देश की बेटी है, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बेटी नहीं। तो ये बोलने का मौका कब मिला? जब सरकार किसकी थी? गठबंधन की थी। यदि सरकार पूर्ण बहुमत की होती है तो स्पीकर साहब बोलने का मौका तक नहीं देते। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो, उस व्यक्ति को पप्पू पप्पू कहकर इतना बेइज्जती कर दिया हो कि ऐसे में यदि अदर कोई व्यक्ति हो तो सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन उसका डेडिकेशन देखो लड़के का, उस व्यक्ति की आत्मशक्ति देखो। 10 साल से कितनी सारी वो चुनौतियों को झेल रहा है और जीरो से उठाकर 99 अर्थात लगभग 100 के आसपास में सीटें उसने ला खड़ी कर दी। एक पार्टी जो डूब चुकी थी उसने उसको जीवंत बना दिया है। तो ये लोकसभा की भूमिका पिछली 4 पार्टियों के परिणाम स्वरूप आपको समझ में आया। और सहकारी संघवाद, गठबंधन की जब सरकार होती है तो उसमें सहकारी संघवाद की भूमिका होती है। गठबंधन सरकारों में अक्सर क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जाता है। बिहार से शामिल कर लिया गया है, आंध्र प्रदेश से शामिल कर लिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों की सौदेबाजी की शक्तियों में वृद्धि होती है। इसके अलावा शासन व्यवस्था का यानी विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है ना। सौदेबाजी करी चंद्रबाबू नायडू जी ने, इतना मुझे बजट में दोगे, केंद्र में मुझे मंत्री बनाओगे तो मैं मिलूंगा। नीतीश कुमार जी ने कही मेरा नाम पलटू राम है, यदि मुझे नहीं दोगे तो फिर पलट जाऊंगा। क्लियर हो गया? तो राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, देखो राज्यों की शक्ति बढ़ जाती है। इसमें गठबंधन सरकार में अक्सर क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों की सौदेबाजी की शक्तियों में वृद्धि होती है। फिर राज्यों के मुख्यमंत्री सौदेबाजी करते हैं, मेरे लौंडे को क्या बनाना है, तेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है। बात क्लियर हो गई ना? चिराग पासवान जी वैसे ही नहीं आए, उनको खाद्य मंत्री बनाया गया है। चीज क्लियर हो गई? तो सौदेबाजी में वृद्धि हो जाती है और मजबूरी होती है, भाई प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सौदेबाजी में जो कहता है वो करना भी पड़ता है। इसके अलावा यानी शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण होता है, सॉरी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण और एक शब्द है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब सत्ता किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हाथ में होती है उसको केंद्रीकरण कहा जाता है। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदारी, अर्थात सत्ता में गांव का छोटे से छोटा व्यक्ति भी पार्टिसिपेट करे। गांव में आज जो प्रधान बनता है, गांव में आज जो वार्ड मेंबर बनता है, गांव में आज जो सदस्य बनते हैं ग्राम पंचायत के, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण भारत में 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी बढ़ाया गया है। आगे चले, ये चीज क्लियर हो गई। देखो आपको ये तो पता चला कि गठबंधन सरकार के यानी मैं बात कर रहा हूं जो गठबंधन सरकार है उसके महत्व क्या हैं। अब जब कोई चीज अच्छी होती है तो वो बुरी भी होती है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं पढ़ाने से पहले, आप लोग हाथ खड़ा करो। आप लोग भी ऑनलाइन वाले मुझे यस लिख के भेजना, आप में से कौन कौन अच्छे हैं। आप लोग हाथ खड़ा करो, आप लोग यस लिख के भेजो कि आप में कौन कौन व्यक्ति अच्छा है। आप में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, सब अच्छे नहीं है। आपको पता है मैं तो अच्छा नहीं हूं। कौन कौन अच्छा है एक बार हाथ खड़ा करना। सब लोग अच्छे हैं।
हाँ, अच्छे और बुरे दोनों हैं। नहीं, क्वेश्चंस बोला करो। ऑनलाइन में यदि आप लोगों को वॉइस क्लियर है तो भैया यस लिख दीजिए। वॉइस यदि क्लियर है आपकी तो यस लिख दीजिए भैया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तो अब क्वेश्चन है कि कोई चीज जब अच्छी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। जब गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनने से बहुत सारे अच्छे गुण पैदा हो जाते हैं, तो बहुत सारे बुरे गुण भी हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि राजनीतिक अस्थिरता। राजनीति अस्थिरता हो जाती है, राजनीति में स्थिरता नहीं रहती है। कोई भी कानून लेकर आते हैं तो उस कानून को बनने के लिए 4 लोग सपोर्ट करते हैं तो 5 लोग विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। उन्हें मसला ये नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, बस विरोध करना है, विरोध करना है। मैं बात जीएसटी की भी करूं या मैं जो जो कानून बीजेपी गवर्नमेंट ने लागू किए हैं, वो कानून जब कांग्रेस पार्टी लागू कर रही थी तो विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी गवर्नमेंट उन्हीं का विरोध कर रही थी। आप एक बार डेप्थ में जाकर इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो जो भी कानून बीजेपी गवर्नमेंट ने लागू किए हैं वो ऑल पॉलिसी अर्थात लगभग 90% पॉलिसी कांग्रेस पार्टी लेकर आ चुकी थी पास्ट में ही। उन सब पॉलिसी का विरोध किसने किया था? बीजेपी ने। और उन्हीं को फिर किसने लागू किया और फिर उनका विरोध कौन कर रहा है? तो ये सत्ता की मतलब एक मैं बात कर रहा हूं, ये चुनौती है कि राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है। गठबंधन सहयोगियों में अलग अलग हितों के कारण बार बार असहमति, सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए 1998 में केवल 13 माह बाद ही पहली बार एनडीए सरकार गिर गई थी। मुझे याद है जब 1998 में मात्र 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 13 महीने की सरकार बनी थी गठबंधन की, और बाबूजी कहने लगे नहीं मुझे तो ये चाहिए, बाबूजी कहने लगे नहीं मुझे तो ये चाहिए, सब लोगों की अलग अलग डिमांड होने लगी। तो आपस में जब सामंजस्य नहीं बना, जब समन्वय नहीं बना, जब आपस में समझौता नहीं हुआ, जब आपस में संबंध नहीं बना, देखो कितने शब्द मैं बोल रहा हूं, आपको जो सबसे अच्छा लगे वो शब्द किस में लिखना है? आपको राइटिंग में लिखना है। तो 13 माह बाद ही पहली बार सरकार गिर गई थी। तो जब गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें क्या होता है, यानी राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है और नीतिगत अस्थिरता आ जाती है। यानी गठबंधन सहयोग के बीच आम सहमति की आवश्यकता के कारण निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि जो आम सहमति है वो बन नहीं पाती है। जो भी कानून लेकर आते हैं वो लटक जाता है, जो भी कानून लेकर आते हैं वो लटक जाता है, जो भी कानून लेकर आते हैं वो तो लटक जाता है। तो जब कानून लटक जाते हैं तो कानूनों को बनने की जो गति है वो कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है।
धीमी हो जाती है। आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ क्या हो गया, आज ये हो गया कि शब्दों का मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। आपको मेंस में इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। उदाहरण भी मैंने साथ के साथ दिया हुआ है। 2008 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौते पर यूपीए सरकार में वामपंथी दलों में अपना समर्थन वापस ले लिया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, यानी परमाणु समझौते को लेकर कुछ बात चल रही थी, सहमति बनी थी, लेकिन जो वामपंथी दल हैं, वामपंथी दल इसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने यूपीए से अपना आप को अलग कर लिया। चीज क्लियर हो गई। लेकिन ये पास्ट में बीती हुई आपके एग्जाम में नहीं आएगी, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। फिर भी दूरदर्शी निर्णय, इसका मतलब क्या है कि दूरदर्शी निर्णय, दूरदर्शी निर्णय का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के निर्णय जो हैं तो हम वो नहीं ले पाते। मैंने लगा दिया दूरदर्शी निर्णय। तो प्रक्रिया इसकी क्या होती है, गठबंधन सरकार में प्रशासनिक और गवर्नेंस व्यवस्था में बार बार बदलाव के परिणाम स्वरूप, यानी दीर्घकालिक, ये ये जो ना ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ लिखना क्या था, दीर्घ, दीर्घ ऐसे लिखा जाएगा, ये ध है, ये बन गया दीर्घ, आपने लिखा दीर्घ। समझ में आ रहा ना कितना अंतर हो गया। अब ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है और मेरी गलती पे निगाह पहुंची, तो मैं वही बोल रहा हूं। और मैं कितने साल का, और वो मेरे से दुगनी से भी ज्यादा साल का है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा। तो आपको यही समझना है। तो राजनीति के कारण में, यानी जो ये बाघा, ये बाघा नहीं है, ये क्या होता है, बाधा। ये चीज क्लियर होगी ना, यानी बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई भी दूरदर्शी निर्णय आप लेना चाहोगे तो दूरदर्शी निर्णय आप नहीं ले सकते। दूरदर्शी निर्णय क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दो चार व्यक्ति ऐसे नालायक पैदा हो ही जाते हैं जो यानी सहमति बनाने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि उन्हें भी पता होता है ये सही है, उन्हें भी पता है कि ये सही है, लेकिन विरोध करना है। किस लिए विरोध करना है, क्योंकि हम इस पार्टी के सपोर्ट नहीं कर सकते कभी भी। कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है, भाई मेरे तो दादा लाई सरकार है, मेरे दादाजी भी कांग्रेस को वोट देते आए थे, पापा ने कांग्रेस को वोट दिया, मैं भी दूंगा। क्यों भाई, अपने तर्क लगाओ, कौन सरकार देश के हितों के लिए अच्छी है उसको सपोर्ट करो। तो इसमें क्या, तो जो अदूरदर्शी निर्णय है उनकी यानी क्या बढ़ जाती है, वेटेज बढ़ जाती है। और विचारधाराओं में समझौता, विचारधाराओं से समझौता करना पड़ता है। मेरी विचारधारा ये कहती है कि देश का डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि दुश्मन की औकात ना हो कि भारत की सीमा की तरफ वो देख भी सके। बढ़ने की तो बहुत बड़ी बात है कि देश सीमा में घुस जाना, वो देख भी ना सके। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि विचारधाराओं के साथ समझौता करना पड़ता है। मैं अपनी विचारधाराओं को फिर क्या करता हूं, मार लेता हूं। ऑनलाइन वालों, यदि भैया आपको कुछ समस्या हो तो बताते चलना भैया, क्योंकि मेरा कमेंट पे ध्यान नहीं रहता, मेरा पढ़ाने पर ध्यान होता है। क्लियर हो रहा है सारी चीजें, आप यस लिख दीजिए भैया। यदि सारी चीजें क्लियर है तो यस लिखो। स्पीड हो तो भी बोलो, स्लो कर देंगे थोड़ा, लेकिन वैसे इससे ज्यादा स्लो मैं हो भी नहीं सकता, इससे ज्यादा स्लो क्या होऊंगा। और एक आपने देखा होगा कि गठबंधन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बन जाती है कि क्षेत्रवाद पैदा हो जाता है। अब क्या यूपी सरकार को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, या नागालैंड सरकार को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, क्या तेलंगाना की सरकार को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, पड़ोसी को तो दे दिया भर भर के और तेलंगाना को कुछ भी नहीं दिया। क्या छत्तीसगढ़ को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, बिहार को इतना और मुझे इतना भी नहीं, मुझे पूछा भी नहीं। एक व्यक्ति को इतना खाना कि 10 दिन तक खा नहीं पा रहा, और एक व्यक्ति 10 दिन तक भूखा पड़ा हुआ है, उसे पूछा भी नहीं। तो इससे क्या होता है, क्षेत्रवाद बढ़ जाता है। और जब क्षेत्रवाद बढ़ जाता है तो इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि आपस में द्वेष भावना पैदा हो जाती है। जब द्वेष भावना पैदा हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए, तो फिर आपस में टकराहट बढ़ जाती है। दो लोगों की प्रतिद्वंदिता यानी अपने चरम पर होती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, एक दूसरे का कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता। तो गठबंधन में क्षेत्रीय दल अक्सर राज्य विशिष्ट लाभों, क्षेत्रीय सहयोगों को संतुलन करने के लिए, यानी संसाधनों को आवंटन आदि पर बल देने के लिए अपनी स्थिति यानी स्थिति का फायदा उठाते हैं। सीधी सी बात है। इसमें क्या है, इसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि क्षेत्रवाद का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र को सपोर्ट करेगा केंद्र,
वो क्षेत्र ऊपर जाएगा, जिसको सपोर्ट नहीं करेगा वो नीचे जाएगा, और सीधी सी बात है जो नीचे जाने वाला वो तो विरोध करेगा करेगा ही। और गरीब व्यक्ति कब तक गरीब रहता है, आपने सुना होगा, जब एक व्यक्ति को आप सताए जाओगे सताए जाओगे सताए जाओगे, अंत में वो नहीं सोचेगा रोज रोज मरने से अच्छा है तो एक दिन मर ही जाओ। तो फिर वो ये सोचता है कि मरना जब भी है तो दो चार को मार के मरो। क्रांतियां वैसे नहीं होती। आप सोचते हो कि क्रांतियां वैसे होती हैं, क्रांतियां नहीं होती। आपने सोचा होगा कि नक्सलवाद पैदा, आपने लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, वो नक्सलवाद नहीं है, वो भारत के ही लोग हैं। जब कभी मेरे को पढ़ाने का मौका मिला तो फिर आपको पता चलेगा कि नक्सलवाद कैसा पैदा होता है। आपको भी पता होगा कि आपके घर में यदि कोई विरोधी है तो वो विरोधी क्यों है। यदि चार बहनें आपके परिवार में एक विरोध करती है तो आपको भी पता होगा वो क्यों करती है। क्योंकि तीन को तो पापा सपोर्ट कर देते होंगे, एक को सपोर्ट नहीं करते होंगे, दो को कपड़े बना दिए, एक को नहीं बनाए तो विरोध करेगी। तो वही क्षेत्रवाद पैदा हो जाता है, वही घर में मनमुटाव हो जाता है। तो आगे चलें तो इससे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उस पर भी प्रभाव होता है। गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दल यानी व्यक्तिगत हितों को विशेषकर क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में नीतिगत संबंधी निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात यानी विदेश नीति, गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दल जो हैं वो व्यक्तिगत हितों के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए जो यानी क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में, क्षेत्रीय यानी व्यक्तिगत हितों के लिए अर्थात क्षेत्रीय हितों के लिए जो विदेशी पॉलिसी हैं जो हमें अदर देशों के साथ में बनानी है, उनको प्रभावित कर सकते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। तो यहां से आपको 4-5 पॉइंट ये तैयार करना है। ये वाली चीजें यदि आपके क्लियर है तो बताइए भैया। ऑनलाइन में आप लोग यदि ये चीज आपके क्लियर है तो आप बताइए भैया, ऑनलाइन में यस लिख दीजिए भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, नए राज्यों की प्रक्रिया। मैं नए राज्यों की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये है कि नए राज्यों की जो मांग है वो बहुत मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश से प्रेजेंट में 5 राज्यों की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं हमें पश्चिमी, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूं तो हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग चाहिए। पूर्व वालों को पूर्वी उत्तर प्रदेश अलग चाहिए, अवध वालों का अवध प्रदेश अलग चाहिए, हरित प्रदेश अलग चाहिए, पूर्वांचल की मांग अलग चल रही है। ऐसी केरल से बात कर रहा हूं, सरवन कोर की मांग चल रही है। राजस्थान से भी मांग चल रही है। मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं, बिहार से मिथिलांचल प्रदेश की मांग चल रही है। तो इस तरीके से भारत में लगभग प्रेजेंट में 14-15 स्टेटों की मांग चल रही है। क्या रिप्लाई? ओके, खुद से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम क्या बोले मैम, हमको जो करंट अफेयर पिछले मंथ का है वो कराने के लिए बोला गया। मैंने लिखा इतनी सिंपल लैंग्वेज में, आप खुद से भी कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, ध्यान दीजिए। सर इम्पोर्टेंट, यार इसमें भी क्या इम्पोर्टेंट बताऊं मैं। यहाँ 15 राज्यों की मांग चल रही है, एक राज्य लिखा हुआ है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? आप लोग डिसीजन देना है, आप लोगों को लाखों लोगों का जीवन सुधारना है। सर यू आर प्लीज सीन मैसेज, सीन को भी लिखा सी मैसेज, सीन भी नहीं लिखा। ओके ओके, ध्यान दीजिए। हाल ही में मैं बात कर रहा हूं नए राज्यों की मांग। आप लोग ऑनलाइन वालों कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दो, आप लोग अपने पढ़ने पे ध्यान दो, आप लोगों की समझ आएगा, मुझे भरोसा है। ओके ओके, करंट अफेयर के लिए क्वेश्चंस करा दीजिए। ओके, करंट अफेयर के लिए क्वेश्चंस भी साथ के साथ करा के चल रहे हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद, आपने सजेशन दिया, कुछ सिखाया। नए राज्यों की मांग चल रही है भैया, तो नए राज्यों की मांग से सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। भारतीय संविधान का भाग 1, मैम यहां से आएगा ना? अब हो जाएगा, धन्यवाद। देखो टॉपिक है हमारा नए राज्यों की मांग। राज्यों की मांग, जो नए राज्यों की मांग चल रही है तो आपको यह पता होना चाहिए ये कौन से भाग में है। आपने सुना होगा भाग 1,
इसका विषय क्या है, यानी सब्जेक्ट संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये चीज क्लियर हो गया। इसमें जो आर्टिकल्स है वो 1 से, इसका जो स्रोत लिया गया है, तो बोलो, बड़ी छोटी सी बात पूछ रहा हूं, तुम लो के स्टूडेंट हो भैया। ऑनलाइन वालों, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का स्रोत कहां से लिया गया है? कोई नहीं, कनाडा। अच्छा, जब मैंने कना लिख दिया तो कनाडा से, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो इसका स्रोत कहां से लिया गया है? कनाडा से। ये बात क्लियर हो गया। तो संघ एवं उसके जो राज्य क्षेत्र है, अब इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, ये समझ लीजिए क्या है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजाद होने से पहले देश के अंदर 562 रियासतें और 11 प्रांत थे। देश के अंदर 562 रियासतें और 11 प्रांत थे। आजाद होने से पहले ये 562 रियासतें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 12 मई 1946 को आजाद कर दी थी बाई श्वेत पत्र। 12 मई 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, 12 मई 1946, मैं जोर दे रहा हूं, 12 मई 1946, इसका मतलब है कि मेरे देश को आजाद करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश के अंदर रहने वाली 562 रियासतों को आजाद कर दिया। चीज क्लियर हो गई। 12 मई 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियासतें आजाद कर दी थी, और इन रियासतों को कहा कि आपकी मर्जी है, या तो आप भारत संघ में शामिल हो जाओ, या फिर आप एक अपना अलग देश बना लो। ये बात क्लियर हो गया। तो इन 562 रियासतों में लगभग में 500 के आसपास रियासतें तो स्वयं की मर्जी से, 500 के आसपास रियासतें स्वयं की मर्जी से इसमें शामिल हो गई। परंतु मैं बात कर रहा हूं, कुछ रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, यानी लोहो एंड रक्त नीति के द्वारा, लोहो एंड रक्त नीति के द्वारा इसमें शामिल कर लिया गया। अर्थात फाइनली ये हुआ कि 562 में से 559 रियासतें भारत में शामिल हो गई। और तुम कहो कि सर हम आप में शामिल हो जाते, तो मैं ऐसे मानूंगा नहीं, क्योंकि तुम कल को कहने लगो कि सर नहीं, हम तो आप में शामिल नहीं हैं, हम तो अलग हैं। तो यहां सरदार पटेल जी ने कहा, बाबूजी आप एक पत्र पर साइन करो, यहाँ पे अंगूठा लगाओ, थंब लगाओ, हस्ताक्षर करो, तब मानूंगा कि आप शामिल हैं। तो जिस पर अंगूठा लगवाया, जिस पर उन्होंने, कनाडा, धन्यवाद, जिस पर उन्होंने साइन किया, उस पत्र का नाम क्या था? क्वेश्चन आता है, आप गौर से सुनो ऑनलाइन वालों, आप भी, क्वेश्चंस काफी बार आया हुआ है कि रियासतों ने जिस पत्र पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, उस पत्र का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हिंदी में बोलते हैं उसको विलय पत्र। ये चीज क्लियर हो गई। विलय पत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उन्होंने साइन किए। फाइनली 559 रियासतें भारत संघ में मिल चुकी थी और 11 प्रांत भारत संघ में मिल चुके थे। ये बात क्लियर हो गई। देश मेरा आजाद हो गया, लेकिन कुछ निकम्मे होते हैं, कुछ खूब समझाओ वो नहीं समझते हैं। ऐसे ही यहां पर 3 स्टेट ऐसे थे जिन्हें खूब मिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिले। एक जम्मू कश्मीर है, एक हैदराबाद है, एक कौन सा है? जूनागढ़। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये 3 रियासतें ऐसी थी, इन्होंने अपना आप को अलग देश घोषित कर दिया। अर्थात इन तीनों रियासतों ने भारत संघ में मिलने से मना कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ूं तो मैं बात कर रहा हूं, इन 3 रियासतों ने भारत संघ में से मिलने से जब मना किया, तो फाइनली 1947 को, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है और देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनना लागू हो जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं एक बात खटक रही थी कि हमें इनको मिलाना है। तन मन धन झूठ छल कपट, इस बात को सिखाती है भगवत गीता। आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आपका उद्देश्य जॉब पाना है या किसी को पाना है या कुछ भी करना है, शाम दाम दंड भेद, झूठ छल कपट एवरीथिंग, यानी आप सब कुछ लगा दो, लेकिन जो उद्देश्य आपका वो प्राप्त कर लो। और हमारा उद्देश्य फाइनली ये था कि इन लोगों को भारत संघ में मिलाना। जैसे मैं बात कर रहा हूं कैसे कश्मीर, कैसे कार्यवाही।
कश्मीर को सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत संघ में मिला लिया गया, ऐसे हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत संघ में मिला लिया गया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत संघ में मिला लिया गया। बस ये 3 चीजें आप याद रखना, इससे ज्यादा नहीं, वरना इनकी कहानी इतनी बड़ी आएगी, फिर 3-3 घंटे का एक लेक्चर चाहिए। जम्मू कश्मीर की पार्टी चाहिए, राजा हरि सिंह चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहिए, प्रकाश चंद्र महाजन चाहिए, फिर क्षेत्रीय विविधता क्यों थी, फिर वहां 80% 90% मुस्लिम थे, 10% हिंदू थे, लेकिन फिर भी राजा हिंदू क्यों था, मुस्लिम क्यों नहीं था, वहां का समन्वय कैसा, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आगे बढ़े सर, रिपीट प्लीज। नए राज्यों की मांग टॉपिक उठा था अभी, तो नए राज्यों की मांग की मैं बात कर रहा हूं। भाग 1 संघ उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 इसका विषय क्या, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 तक। स्रोत कहां से ले गया, कनाडा से। तो आजादी से पहले भारत के अंदर 562 रियासतें और 11 प्रांत थे, लेकिन ये 562 रियासतों की मैं बात कर रहा हूं, 559 रियासतों को भारत संघ में विलय किया गया, बट 3 रियासतों ने विलय करने से मना कर दिया गया। इन तीनों रियासतों को अलग अलग कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला गया, जैसे जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिला गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरफिलू या पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला गया, और हैदराबाद के नवाब निजामुल ने ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन के साथ स्टैंड एंड स्टील संधि कर रखी थी, और जम्मू कश्मीर को सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत संघ में मिला लिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय रियासतों को कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आजाद किया, तो 12 मई 1946 को आजाद किया। और मैं बात कर रहा हूं कि कौन से पत्र के द्वारा, श्वेत पत्र के द्वारा आजाद किया। पटेल जी ने कौन सा पत्र निकाला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अर्थात हिंदी में उसको विलय पत्र बोला जाता है। ये चीज इतनी क्लियर होगी। आगे बढ़े सर, कहाँ है स्लाइड, कहाँ से, प्लस से, धन्यवाद आप। चलो आगे बढ़ो। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, आगे बढ़ सकता हूं। अब यहां पर 559 रियासतें और 11 प्रांत बन गए। मैं बात कर रहा हूं 26, मैं बात किसकी कर रहा हूं, 26 जनवरी, चलो ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1950, इसको रहने दीजिए। 26 पर बुलाना मैडम को। आप लोगों को आवाज आ रहा, ध्यान दीजिए। मैं 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, सर इसको पेन पे ला दीजिए। छब्बीस जनवरी 1950 को फाइनली भारत का जो संविधान है वो लागू हो गया। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो संविधान के लागू होने से पहले देश के अंदर एक मांग उठी। देश के अंदर वो मांग क्या उठी, वो मांग उठी कि भारत एक विविधता का देश है। कर्नाटक में जाते हो तो कन्नड़ बोली जाती है, गुजरात में जाते हो तो गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में जाते हो तो मराठी बोली जाती है, यूपी में जाते हो तो हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में जाते हो तो हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब में जाते हो तो पंजाबी बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में जाते हो तो तेलुगु बोली जाती है, केरल में जाते हो तो मलयालम बोली जाती है। अर्थात भारत के जिस भी राज्य में जाते हो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो यहां पर एक मांग उठी कि भाषा के आधार पर भारत को डिवीजन किया, अर्थात भारत के जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बनाए जाएं। इसके लिए यहां पर क्या हुआ, 1947 में एक आयोग बना जिसका नाम है दर या धर आयोग। ये चीज क्लियर हो गई।
1947 में बना, 47 के लास्ट में इसकी रिपोर्ट आई और इसकी रिपोर्ट ने कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है? इसका जो अध्यक्ष था वो दर ही था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अध्यक्ष, मतलब क्या था, मुख्य न्यायाधीश था। आगे चलें, तो दर या धर आयोग बना जिसने कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, बट इसकी समिति की सिफारिश पे कहा गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। ये चीज क्लियर है? माइक कौन है? यदि आपकी वॉइस क्लियर है तो भैया यस लिख दीजिए। क्लियर है सर? तो ध्यान दीजिए, इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, जेवीपी, एक जेवीपी समिति बनाई जाती है। 3 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू, एक व्यक्ति का नाम था वल्लभ भाई पटेल और एक व्यक्ति का नाम था पटाभी सीतारामैया। जेवीपी समिति बनाई जाती है 1948 में और 48 के लास्ट में इसकी रिपोर्ट आती है और इसकी रिपोर्ट भी ये कहती है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। जब बार बार भाषा के आधार पर राज्य बनाने की हम मांग कर रहे हैं, सरकार आयोग बना देती है, आयोग मना कर देता है, तो अर्थात 1948 के लास्ट में यानी जनता का गुस्सा भड़क गया। जब जनता का गुस्सा भड़क गया तो जनता को शांत करने के लिए यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करी गई और कॉन्फ्रेंस से कहा गया कि संविधान लागू होने के बाद, जैसे संविधान लागू हो जाएगा तो आप लोगों की बात को मद्देनजर में रखते हुए सबसे पहले आप लोगों की बात ही सुनी जाए। तो संविधान लागू होने तक मैं बात कर रहा हूं, संविधान लागू होने तक क्या होता है, ये मसला शांत हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। लागू होने के बाद में कुछ दिन बाद फिर वही मांग चालू हो जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य मतलब एकदम चरम पर होता है, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन कुछ करके जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ मांग करी पीछे हट गए, मांग करी पीछे हट गए। तो ऐसे ही यहाँ कुछ व्यक्ति थे, मैं बात कर रहा हूं, जो संविधान लागू होने के बाद में यानी उन्होंने अपनी मांग को रखा। तो एक राज्य था, मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के अनुसार एक नए राज्य की मांग कर रहा था। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग कर रहा था और इसकी मांग को काफी लंबे समय से दरकिनार किया जा रहा है। लगभग पिछले 1-1.5 साल से इसकी मांग को दरकिनार किया जा रहा था, इसकी मांग को सुना नहीं जा रहा था। तो मैं बात कर रहा हूं, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं तब तक आमरण अनशन पर बैठूंगा जब तक आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए। तो ये बाबूजी, मैं बात कर रहा हूं पोटा श्री रामलू, पोटा श्री रामलू। तो जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे, पोटा श्री रामलू आमरण अनशन पर बैठ गए। अन्न और जल उन्होंने ग्रहण नहीं किया, अर्थात आफ्टर 56 डेज, 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक मुख्य व्यक्ति की मृत्यु यदि हो जाती है तो जनता शांत बैठ जाएगी? ऐसा नहीं। आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा के आधार पर मांग करने वाले पोटा श्री रामलू की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश ही नहीं पूरा दक्षिण भारत जल गया। आंध्र प्रदेश के कोर्ट को जला दिया गया, आंध्र प्रदेश के पुलिस स्टेशनों को जला दिया गया, अर्थात दक्षिण भारत में चिंगारी इतनी भयंकर फैल गई कि 2 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को पहली बार भाषा के आधार पर भारत में राज्य घोषित किया गया। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बन गया है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनने वाला कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953। कौन सी भाषा के आधार पर बना था? और आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य जिसे भारत का कोहिनूर राज्य भी कहा जाता है। तो भारत का कोहिनूर राज्य किसे कहा जाता है? फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? हैदराबाद। ये आप लोगों ने गलत बोला। आंध्र प्रदेश की पहली जो राजधानी थी वो थी हमारी अमरावती।
आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी अमरावती थी, उसके बाद में बनाया गया था हैदराबाद। ये चीज क्लियर हो गया। और हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने वाला कौन था? टी प्रकाशन। ये चीज क्लियर हो गई। आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री टी प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र केसरी। ये चीज क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चीज मिल जाएगी, नोट डाउन मत करो, मिल जाएगी, आप पढ़ने पे ध्यान दो। तो 2 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के अनुसार पहला राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाई गई। सेकंड नंबर पे इसकी राजधानी हैदराबाद बनी। आंध्र प्रदेश मूसी नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का फर्स्ट मुख्यमंत्री बनने वाला टी प्रकाशन, और टी प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। और आपने एक शब्द तो सुना ही होगा भैया कि खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। ये सिंपल है, तो गांव का हो या शहर का हो, सबका सुना हुआ होता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ यहां हुआ। जब एक राज्य को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया तो सभी राज्य मांग करने लगे। गोवा भी कहने लगा मुझे भी राज्य बनाया जाए। आंध्र प्रदेश बन गया तो केरल कहने लगा, उत्तर प्रदेश कहने लगा, महाराष्ट्र कहने लगा, अर्थात भारत के सभी राज्य ये कहने लगे कि मुझे भी भाषा के आधार पर बनाया जाए, मुझे भी भाषा के आधार पर बनाया जाए। तो इतने सारे लोगों को यदि भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो लोगों को शांत करने के लिए 1953 में यहां पर क्या किया गया? एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। आप इसको फजल अली आयोग भी बोल सकते हो, फजल अली आयोग। ये चीज क्लियर है ना आपके? ओके, स्लो कर देंगे भैया। आप लोग गौर से सुनो, ये तो आप लोग दोबारा भी सुन सकते हो, रिकॉर्डेड आपके पास पड़ा रहता होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग अर्थात फजल अली आयोग, ये 1953 में बनाया गया। ये किस लिए बनाया गया? क्योंकि पूरे भारत में चिंगारी उठ चुकी थी, पूरे भारत में आग लग चुकी थी कि भारत को भाषा के आधार पर राज्यों में डिवाइड किया जाए। उन सब की मांग को शांत करने के लिए 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया, अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसका एक अध्यक्ष था, इनके अध्यक्ष का नाम था फजल अली, इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके दो सदस्य थे, एस के पणिकर और हृदय नाथ कुंजरू। ऑनलाइन वालों आप लोग लिखने पे ध्यान मत देना भैया, ऑनलाइन में लिखने पे ध्यान नहीं देना आप लोग, प्लीज गौर से सुनो, ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो एस के पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू दो सदस्य बनाए गए। फाइनली फजल अली आयोग अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में भारत में पेश हो गई। मैं फाइनली रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं इसके अंदर जो रिपोर्ट में करेक्शन हुआ वो नहीं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो पेश हुई थी उसमें करेक्शन भी हुआ। करेक्शन होने के बाद जो फाइनली है मैं आपको वो बता रहा हूं। करेक्शन होने के बाद इसमें 1956 में कहा गया भारत में 14 राज्य होंगे और 5+1 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब समस्या यह है सर, आप 5+1 लिखा तो 6 भी बोल सकते हो, 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। बात आपकी सही है, लेकिन 6 बोलना थोड़ा गलत लगता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली को पहले से ही विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, दिल्ली पहले से ही विशेष में रहा है। तो 5+1 में क्या दिल्ली 5 और 14। तो फजल अली आयोग की पहली रिपोर्ट यानी पहला पॉइंट क्या था? भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ूं, दूसरा पॉइंट था क्षेत्रीय परिषद का गठन होगा। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद का गठन किस लिए किया गया? यदि दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है, महाराष्ट्र वर्सेस कनाडा, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तराखंड, यूपी वर्सेस बिहार, अर्थात भारत के 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपस में कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद के सॉल्वेशन के लिए, उस विवाद का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय परिषद की गई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मद्रास, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का गुजरात में,
ये चीज क्लियर हो गया। प्रेजेंट में 6 क्षेत्रीय परिषद है, मैं वो भी कराऊंगा। तो यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। पहला पॉइंट 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश होंगे, क्षेत्रीय परिषद का गठन होगा। तीसरे नंबर पर कहा गया जिस राज्य में 70% एक भाषा बोलते हैं। यदि महाराष्ट्र में 70% लोग मराठी ही बोलते हैं तो महाराष्ट्र को मराठी भाषा के अनुसार घोषित कर दिया जाए। राज्य नहीं, मराठी भाषा को प्राथमिकता दे दो, मराठी भाषा के अनुसार नहीं बनाना है। क्लियर हो गया। उसे एक क्षेत्रीय भाषित घोषित कर दिया गया। और चौथा पॉइंट, जिस राज्य में 50-50% बोलते हैं, समझ गए ना, 50% हिंदी 50% उर्दू, तो उस राज्य को द्विभाषित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। यदि किसी राज्य में 40-40-20 या 30-30-40 अर्थात लगभग तीन भाषाएं सामान्य रूप से बोली जाती हैं, लगभग बराबर बराबर करके 3 भाषाएं बोली जाती हैं, कुछ कमबरती बोली जाती हैं, तो उसको त्रिभाषित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। तो पहला पॉइंट, 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश बना दिया जाए, क्षेत्र परिषद का गठन कर दिया जाए, यानी 70% एक भाषा बोलने वाले को एक प्राथमिक एक भाषा क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, 50-50 को 2, उसके बाद 3। और यहां पर इसके द्वारा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि भाग जो 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया। ये भी रिकमेंडेशन किया था फजल अली आयोग ने कि भाग 7 के अंदर बाबूजी आपने ए बै से दे, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उसके अंदर 4 राज्यों की कैटेगरी में पूरा भारत बटा हुआ था, ए बै से दे। ये ए बै से दे 4 राज्यों की कैटेगरी समाप्त करो और उसके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाओ। ये चीज क्लियर हो गया। तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग संविधान का समाप्त कर दिया गया? जब भाग संविधान का 7वां समाप्त कर दिया गया तो मूल संविधान में कितने भाग थे? कोई नहीं, बोलो, मैं लिख रहा हूं। तो मूल संविधान में कितने भाग थे? जब एक समाप्त हो गया तो कितने बचे? ये चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़ो, ये चीज क्लियर है ना? तो यहां से फजल अली आयोग ने ये चीजें रिकमेंडेशन किया था। आगे बढ़े तो इसके अनुसार 14 राज्य बने थे, 6 केंद्रशासित प्रदेश बने थे। फिर जो 14 राज्य हैं, 14 राज्य से वर्तमान तक कैसे कैसे बने? एक 1960 में बना, एक 1963 में बना, एक 1966 में बना, एक 1971 में बना, फिर 1972, 1972, 1972, फिर एक 1975 में बना, फिर 1987, 1987, 1987, फिर 2000, फिर 2000, फिर 2000, फिर 2000। ये चीज क्लियर हो गया? ये राज्य बने, देखो 14 राज्य थे ना, ये 15वां बना, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21 और ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। आपको पता होगा कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना देगा तो प्रेजेंट में कितने राज्य चल रहे हैं? तो यहां कौन कौन से राज्य कब बने, ये आपके जो सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे ये उनका काम है। बाकी आपको मुझसे कभी पूछना तो मैं तो फाइनली बता दूंगा, डेट याद है तो वो भी हो गई ओबियसली। तो अब यहां समस्या ये कि सर राज्य बनाने की प्रक्रिया क्या है, जो मैंने आपको करंट अफेयर में दिया है। तो आर्टिकल जब 1 से 4 तक है तो मैं आर्टिकल 1 के बारे में थोड़ा डिस्कस करूं। इसका वर्णन क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हिंदी तो ये बोलता है सर, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। धन्यवाद भैया जी, थोड़ा स्लो चलते हैं, आप लोग पढ़िए प्लीज, हम स्लो पढ़ा देंगे। बाद में जब आप इसको देखोगे तो इसको थोड़ा स्पीड कम कर लेना, दोबारा देख लेना। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यहां से इससे काम नहीं चलता है, इसका इंग्लिश पढ़ना बड़ा जरूरी है। थोड़ा इंग्लिश आपको आना चाहिए। इसका इंग्लिश कहता है इंडिया, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of state. India, that is Bharat, a shall be union of state.
अब समस्या ये है कि एक देश मेरा भारत, देखो इससे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये तो कह रहा कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। बहुत सारे एग्जामों में आया कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम हैं, तो आर्टिकल 1 बताता है कि 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। ये बात क्लियर हो गई, इंडिया और आप सुनना नहीं है, देखना भी है। सुन तो ईयरफोन लगा के भी सकते हो बहन जी। आप लोग बड़ा एक्टिव रहा करो। देखो मैं घर गया हुआ था, कल ही आया हूं, आई थिंक 2 बजे के आसपास। और दिल्ली का तुम्हें पता है कि यदि आप 2 दिन फ्लैट को बंद कर दोगे तो डस्ट हो जाएगी। पूरा फ्लैट साफ किया तो लगभग 5-6 बज गया। उसके बाद फिर थोड़ा घूमा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं ये थोड़ी कि टीचर हूं तो मैं घूमूंगा नहीं भाई, मैं अपना शौक को जिंदा रखता हूं। घूमा, उसके बाद में पढ़ने बैठा, 2 बजे तक पढ़ा। फिर मैं मॉर्निंग में लगभग में 5 बजकर 5 या 4 मिनट के आसपास, सॉरी 4 बजकर 4-5 मिनट के आसपास उठ गया। 2-2.5 घंटे पढ़ा। फिर पार्क गया, एक्सरसाइज कंटिन्यू करता हूँ, योगा करता हूँ। आध पौन घंटा योगा किया, उसके बाद आया, स्नान किया, फैन चलाया, 20 मिनट अपना आप को सुखाया। उसके बाद फिर मैंने कुछ खाया। उसके बाद फिर मैं 1-1.5 घंटा पढ़ा, फिर इधर लगभग पिछले 48 घंटों में मैंने 3-4 घंटे की नींद ली। और मैं एक्टिव हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरी हॉबी है और पढ़ना आपकी भी हॉबी होनी चाहिए। और मैं यदि शाम तक 9 बजे तक भी पढ़ाऊंगा ना, तो बस पानी तो चाहिए। एनर्जी शाम के 9 वाले बैच में शायद आपसे दुगनी रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि शायद मोस्टली टीचर चेयर पर बैठ जाते होंगे। तब तक भी पढ़ाऊंगा, बैठूंगा नहीं, क्योंकि 1.5 घंटे के लिए तुम लोगों के बीच में आता हूं। इसमें मैं बैठ के तुमसे गप्पे लड़ाऊं। सेनापति कमजोर तो सेना अपना आप ढीली हो जाएगी, सोएगी। सीधी सी बात है, यदि क्लास में बच्चा सो रहा है, उबासी ले रहा है, जम्भाई मार रहा है, तो उसके 2 कारण हैं। या तो मुझ में कमी या आप में कमी। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अपना आप को कभी कम मत क्या करो। हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में कमी हो, 2 ही कारण है उसके। तो आप उस कारण को जानने की चेष्टा करो और आगे बढ़ो। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट ये है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन पहला तो ये बन गया कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम हैं। अब भैया जी आप एक बात बताओ, देश एक, 2 नाम रखने की जरूरत क्या है भाई? कहा जरूरत पड़ी हमको 2 नाम रखने की? इसके पीछे की राजनीति क्या है, सोचो ना। कहते नहीं कि एक चुन्नू एक मुन्नू। चुन्नू किसने रखा? मम्मी ने। मोमो किसने रखा? नानी ने या पापा ने। तो कुछ तो कारण होगा। पापा को मुन्नू प्यारा होगा, हो सकता है उनकी जवानी में कोई मुन्नू हो, उनको मुन्नू प्यारा हो। मम्मी को चुन्नू प्यारा होगा, हो सकता है उनका पास्ट कोई चुन्नू हो। रियलिटी है। तो आप यहां मैं बात कर रहा हूं कि किसी ना कुछ कारण जरूर होता है। तो भारत के 2 नाम रखे गए, इंडिया और भारत, उसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा? आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत होना चाहिए कि टीचर की भी धज्जियां उड़ा दो। आप टीचर से इतने क्वेश्चन करो कि टीचर की औकात भी ना हो कि वो बता सके। आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंककि आपको जब कोर्ट में बैठ के डिसीजन देना है तो सामने आईपीएस भी होगा, आईएएस भी होगा, जिसके 395 नहीं 468 अनुच्छेद याद होंगे। वो आपका अनुच्छेद गिनाएगा, जज साहब इस अनुच्छेद में फलाना 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 लिखा हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप लोग स्ट्रांग बनो, करो। तो 2 नाम लिख की वजह क्या है? हर चीज के पीछे कारण होता है, कारण को ढूंढो। वो कारण क्या है? भारत के 2 नाम क्यों पड़े? देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, कहीं ये ऑब्जेक्शन ना हो जाए कि सर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि भारत जो है, भारत नाम पढ़ने की वजह क्या है? भारत भारत का एक प्राचीन नाम है, भारत भारत का सांस्कृतिक नाम है, और इंडिया भारत का ट्रेडिशनल नाम है।
इंडिया नाम रख इंडिया नाम देन किसकी है तो ये भी पता होना चाहिए। ये तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की देन है और भारत देन किसकी है? गांधी जी की। भारत नाम किसकी देन है? ये गांधी जी की देन है। फिर दोनों में विवाद हुआ कि पहले किसको रखें, इंडिया को रखें या भारत को रखें। तो आपको पता होगा कि आज तक भारत में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हुआ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति आज तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसके शिष्य ने विश्व के 5 देशों का संविधान लिखा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के शिष्य ने विश्व के 5 देशों का संविधान लिखा है और जिसने विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ताकतवर और सबसे जीवंत संविधान लिखा हो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो गांधी जी कहने लगे, गांधी जी को इन दोनों का तर्क हुआ। मैंने कहा ना आप लोगों को, पढ़ना इसलिए नहीं है कि नौकरी लगे, पढ़ना इसलिए है पापा गलत है तो पापा को तर्क दो, पापा आप यहां गलत है, मम्मी गलत है तो मम्मी यहां गलत है, दोस्त गलत है तो वो यहां गलत है, उनको तर्क दो और तर्कों से उनकी बात को तोड़ो। क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप कमजोर तो हो गए हो, लड़ने की ताकत हम में होती नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं लड़ने की ताकत नहीं होती है, तो उनके अंदर जुबानी ताकत होती है। तो तर्कों से मारो लोगों को, इतने अच्छे तर्क दो कि सामने वाला मजबूर हो जाए, मैं क्या बोलूं, शब्दों के बाण चलाने हैं आपको। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जब दोनों की बात होने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये चर्चा उठी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ लोग इनके पक्ष में थे, कुछ लोग इनके पक्ष में थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा, यदि तुम भारत का नाम भारत रख देते हो, इंडिया नहीं रखते हो, तो पूरे विश्व में तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे कुत्ते की। कोई नहीं पूछेगा तुमको कौन है भारत, किसी को नहीं पता कौन है भारत। यूएनओ में जाओगे, कहोगे कहां से आए हो, हम भारत से आए हैं जी, सहायता दे दीजिए, वो कहेगा कौन भारत, कैसा भारत, कहां भारत, हम नहीं जानते। WHO में जाओगे, WTO में जाओगे, अर्थात विश्व की जितनी भी संस्थाएं हैं, जहां भी जाके मदद मांगोगे, कभी तुम्हें जरूरत पड़ी, तो वो कहेगा कहां से आए हो बाबूजी, हम भारत से आए हैं। कौन भारत, कहां से भारत, क्योंकि वे भारत को नहीं जानते। उन सभी संस्थाओं में भारत का नाम लिखा हुआ है इंडिया। तो भारत का ट्रेडिशनल अर्थात भारत का आधुनिक नाम क्या है? इंडिया। और भारत और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ये तर्क रखा और इनके तर्क का कोई खंडन कर ही नहीं पाया, तो इसलिए इंडिया को प्राथमिकता दी गई। ये भी विवाद हुआ कि इंडिया पहले रखें या भारत पहले रखें, दोनों में बहुत विवाद हुआ, तो फिर दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया। फिर विवाद इस पे बढ़ गया, इंडिया पहले रखें या भारत रखें, तो अंत में एकोमोडेशन कर देगा, समायोजन कर देगा। बात को मानकर अंबेडकर जी की बात को प्राथमिकता दी गई और गांधी जी को नीचे देखना पड़ा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट कर। ये चीज क्लियर, आगे बढ़े। तो मेरे दोस्त, जो यूनियन है, जब संविधान बन रहा था तो इसको बता रहे थे हम इसको फेडरल बनाएंगे। अचानक से ऐसे क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 1 में फेडरल जोड़ दिया गया, लेकिन लागू होने से पहले ही फेडरल को हटाकर यूनियन जोड़ दिया गया। इससे क्या समस्या आई कि बच्चे को पैदा होने से पहले मार दिया गया? कुछ तो समस्या आई होगी। तो ऐसे यहां है कि आर्टिकल लागू नहीं हुआ, आर्टिकल अप्लाई नहीं हुआ, आर्टिकल में हमें करेक्शन करना पड़ गया, संशोधन करना पड़ गया। ऐसी वजह थी, अमेरिका का संविधान फेडरल है और अमेरिका हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ 48 में। और तब ही, मैं तब की बात कर रहा हूं, तब अमेरिका ने फेडरल को अपनाया। तो अमेरिका में क्या हो गया, राज्य और संघ के बीच विवाद हो गया। क्योंकि फेडरल में क्या होता है कि संघ और राज्य को बराबर की शक्ति दे दी जाती है। जब घर में मम्मी और पापा दोनों को बराबर की शक्ति हो ना, तो दोनों सींग मार मार के टूट जाएंगे। एक व्यक्ति के हाथ में पावर होती है तो यह सामंजस्य बना रहता है। तो ऐसे ही यहां हुआ। मैं फेडरल की बात कर रहा हूं। फेडरल में जब देश और राज्य दोनों को बराबर की पावर दे दी जाएगी, माना और भारत फेडरल हो जाता और जम्मू कश्मीर का मन तो कर रहा मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा, भारत क्या करेगा, बराबर की शक्ति, भारत क्या करता, बराबर की शक्ति, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अंग बन गया होता, अरुणाचल प्रदेश चाइना का अंग बन गया होता और कोलकाता बांग्लादेश का अंग बन गया होता। लेकिन भारत ने तभी सोचा ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हटाओ। अंबेडकर जी ने कहा इसको हटाओ, इसको हटाया और क्या जोड़ा गया, यूनियन। क्यों? क्योंकि यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, बेटर देन। ये मैंने बहुत मतलब ब्रीफ में करके बता, बहुत छोटा करके बता, इसका बड़ा करेंगे तो बहुत ही बड़ा बन जाए। आर्टिकल 2, ओ
शिष्य का नाम बता दो, उसका नाम जानना है जो एग्जाम में नहीं आना है। मिलोगे क्या? ध्यान दो भैया, आर्टिकल में 2 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है कि नए राज्य का संघ में प्रवेश, नए राज्य का संघ में प्रवेश या स्थापना। आजकल गांवों में प्रवेश गर्ल्स का भी नाम होता है। नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। अब समस्या यह है कि सिर्फ प्रवेश क्या है और स्थापना क्या है, मतलब समझ गए ना? प्रवेश का मतलब क्या और स्थापना का मतलब क्या है? ये दोनों ही अलग अलग। क्या कोई बताएगा? है कोई ऐसा जो बताएगा? नहीं नहीं, एक एक की सुनूंगा। आप बताओ चलो। प्रवेश का मतलब? प्रवेश का मतलब एंट्री करना। आप आए तो आपने एंट्री कर दी। स्थापना का मतलब इस्टेब्लिश करना। मतलब आप इंग्लिश बता रहे हैं, शायद मुझे नहीं पता होगा। आप इंग्लिश बता रहे हैं, शायद मुझे नहीं पता होगा। चलो कोई नहीं, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। ध्यान दीजिए। तो आर्टिकल 2 कहता है नए राज्य का संघ में प्रवेश या स्थापना। नहीं, बेइज्जती नहीं है। देखो, स्टूडेंट लाइफ में कभी बेइज्जती नहीं माननी चाहिए, ना ही कभी बेइज्जती माननी चाहिए, ना ही कभी अपनी इज्जत रखनी चाहिए। जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे ना, जब आपका, मुझे इतना भरोसा है कि जब कुर्सी पे बैठ के आप निर्णय करोगे ना, तो आप कुछ केस ऐसी जरूर फंसेंगे कि शायद आप लगने के बाद मुझे कॉल करोगे। आज भी बहुत सारे डीएसपी एएसपी लोग ऐसे हैं मेरे कांटेक्ट में। कभी कोई सिचुएशन है जो सर इस कंडीशन में क्या निर्णय लूं मैं। तो ध्यान दीजिए। तो नए राज्य का संघ में प्रवेश या स्थापना। देखो, नए राज्य के संघ में प्रवेश का मतलब तो यह है कि वो राज्य पहले से ही बना हुआ है, राज्य पहले से बना हुआ है। और स्थापना का मतलब है कि नए राज्य को बनाना है, उस राज्य का गठन करना। सिंपल सी बात है। ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? आपके समझ में आ गया भैया ऑनलाइन वालों? नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का संघ में प्रवेश या स्थापना। प्रवेश का मतलब है राज्य पहले से बना हुआ है, उसे हमें यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है। और स्थापना का मतलब है वो नए राज्य बन। आगे बढ़ें। आर्टिकल 3, जो आर्टिकल 3 है वो कहता है कि राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, राज्य निर्माण प्रक्रिया, जो राज्य का निर्माण है उसकी प्रक्रिया क्या है? पहले तो आप देखो संसद, आप यहां लिख क्षेत्र, प्लस का मतलब बढ़ाना, क्षेत्र माइनस का मतलब घटाना, एक परिवर्तन भी आ सकता है, ठीक है, एक नाम परिवर्तन भी आ सकता है। यानी एक राज्य के संबंध में क्षेत्र परिवर्तन होना हो, नाम परिवर्तन होना हो, क्षेत्र घटाना हो, क्षेत्र बढ़ाना हो, या नए राज्य की स्थापना करनी हो, या संघ में प्रवेश करना हो, ये सारे काम किसकी सहमति से होंगे? ये बात समझ में आ गया? तो राज्य के पास तो कुछ भी नहीं है, बिना संसद की सहमति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और बहुत प्यारा क्वेश्चंस बता रहा हूं, यूपी पीसीएस में आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। सन मेरे के लिए नहीं, कौन से सन में आया हुआ, आई थिंक 5 या 6 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि एक राज्य से दूसरा राज्य बनाने के लिए, यानी एक राज्य ये है, इससे मुझे कोई दूसरा राज्य बनाना है तो कौन से बहुमत से गुजरना होगा? तो यहां सामान्य बहुमत। बात क्लियर हो गई? तो सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है? कुल सीट का 1/4। ये बात आगे बढ़ी, आगे चले। तो अब यहां पर यह है कि राज्य निर्माण प्रक्रिया, अब ये टॉपिक था मेरा राज्य निर्माण की प्रक्रिया। तो जो राज्य निर्माण प्रक्रिया, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, क्षेत्र परिवर्तन करना हो, या क्षेत्र घटाना हो, क्षेत्र बढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, तो कहां से गुजरना होगा हमें? तो यदि आपको एक समस्या ये भी आई, एक वाद था बेरूवाड़ी वाद, 19, ठीक है, बेरूवाड़ी वाद 1960 में आया। और बेरूवाड़ी वाद में एक समस्या सामने आई कि क्या भारत अपने क्षेत्र को घटा सकता है, क्या भारत अपने क्षेत्र को बढ़ा सकता है,
क्या भारत अपने किसी क्षेत्र को अपने पड़ोसी राज्य को दे सकता है? तो एक विवाद चल रहा था कुछ क्षेत्रों को लेकर बहुत ज्यादा। तो बेरुवाड़ी वाद में यही किया गया कि भारत अपने क्षेत्र का परिवर्तन कर सकता है, बट संसद की सहमति से, अर्थात संसद में संविधान संशोधन करके। संविधान में संशोधन करके भारत अपने क्षेत्र का परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र को घटा भी सकता है, क्षेत्र को बढ़ा भी सकता है। तो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन होना तो कौन करेगा? किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन होना तो कौन करेगा? किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाना तो कौन करेगा? किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना तो कौन करेगा? ये बात क्लियर होगी। अर्थात मुझे कहीं ना कहीं यहाँ ये पता चल रहा कि पावर राज्यों के पास से छीन के केंद्र के पार को दिए गए, अर्थात यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण किया। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे आता है? निम्नलिखित में से सत्ता का विकेंद्रीकरण किस में दिखता है? निम्नलिखित में से सत्ता का विकेंद्रीकरण किस में दिखता है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। हो गया इनडायरेक्टली। आर्टिकल तो नहीं पूछ रहा, इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, क्वेश्चंस के साथ जीना है, रटना नहीं है। आर्टिकल्स को रटना नहीं है, उनकी जो मीनिंग है उसको समझना है। आगे बढ़ें। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि अभी प्रेजेंट में यानी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान अर्थात 4 राज्यों से भील प्रदेश की मांग चल रही है। तो भील प्रदेश की मांग चल रही है, तो यदि किसी नए राज्य का निर्माण होगा तो कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? आर्टिकल 3। यदि कोई किसी नए राज्य के निर्माण या प्रवेश या स्थापना किया जाएगा तो किस आर्टिकल में? तो किसी नए राज्य की स्थापना की सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है? ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाएं। स्लाइड पे लाना है, वापस स्लाइड कहां से आएगा? चलो आप लोग ध्यान दीजिए भैया। वैसे मेरे को इस पे पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियर कराने वाला हूं, रटाने वाला नहीं हूं। रट अपना आप जाता है जब क्लास में रहते हैं। तो देखो नए राज्यों की मांग। हाल ही में 2 जून को तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल पूरे हुए। जून गया, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था, तो 2 जून 2024 को 10 साल हो गए। तो 10 साल पूरे हुए हैं। और संबंधित तथ्य क्या है? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर तेलंगाना नामक एक अलग राज्य बनाया गया था। हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया था। हाल ही में भील जनजाति, हाल ही में जो भी बताया था मैंने, भील जनजाति अपने समुदाय के लिए अलग जनजातीय राज्य भील प्रदेश की मांग की है। इस प्रस्तावित भील प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की भील आबादी वाले हिस्से शामिल किए जाएंगे। अर्थात ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य हैं, इन 4 राज्य में जो भील प्रदेश के लोग हैं, जहां जहां रहते हैं, उसको कट करके भील जाति के लोग कह रहे हैं कि हमारे नाम पर एक भील प्रदेश बना दिया जाए। ये बात क्लियर हो गई। मैंने इतनी जो रामायण बताई, भाग 1, कनाडा, ये फजल अली आए, वो इसलिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दें। आगे चलें। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। स्वतंत्रता सेनानी पोटा श्री रामलू ने लंबे संघर्ष और आमरण अनशन से उनके निधन के बाद में 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाया गया था। आगे चलें। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया जो बता चुका हूं। संविधान का अनुच्छेद 3, संविधान के इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत शक्ति संसद कानून के द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी भी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अर्थात संसद 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य को कट करके 2 राज्य बना सकती है। आगे बढ़ें। यानी राष्ट्रपति नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि आप कोई भी राज्य के गठन की बात चल रही है तो राज्य के गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होनी चाहिए। क्लियर है? तो राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति होनी चाहिए। राज्य विधानमंडलों से परामर्श, क्या जिस राज्य का नाम परिवर्तन करके दूसरा राज्य बन रहा है उससे परामर्श क्या है? किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल के निर्धारित समय के भीतर विचार करने के लिए भेजेगा।
ये बात समझ में होगी। ये निर्धारित समय है मात्र 14 डेज। अब राज्य कहता है ठीक है बाबूजी इसको बना दो, तो बना देंगे। राज्य कहता है बाबूजी नहीं बनाओ, तो हम मानने वाले नहीं। हमने भेज दिया एक संतुष्टि के लिए, बाबूजी हम यो करना चाह रहे तुम्हारे साथ, तुम सहमत हो तो भी ठीक है, नहीं सहमत हो तो भी ठीक है, हम करके रहेंगे। बात समझ में आ गई। संसद एक साधारण विधेयक पारित करके नए राज्य का गठन, संसद तो बिना विधेयक पारित करके भी नए राज्य का गठन कर सकती। एग्जाम्पल, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। नहीं मेरे याद है सारे, बट सपोर्ट किया आपने, धन्यवाद। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। लेकिन मुझे याद है जब यूपी से यूके बना, क्या कोई संविधान संशोधन हुआ? नहीं। छत्तीसगढ़ बना, कोई संविधान संशोधन हुआ? नहीं। और मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना बना, कोई संविधान, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, कोई संविधान संशोधन हुआ? नहीं। अर्थात ये संसद की मर्जी है कि वो संविधान संशोधन करके बनाए या बिना संविधान संशोधन करके बनाए। और यदि संसद किसी राज्य को संविधान संशोधन करके भी बनाती है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो संविधान संशोधन माननीय नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है? अब बताओ। उसका कारण है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को बनाने के लिए हमें साधारण बहुमत से गुजरना होता है, और संविधान संशोधन वो माना जाता है जो पूर्ण बहुमत से किया जाता है, अर्थात साधारण बहुमत प्लस विशेष बहुमत और राष्ट्रपति की सहमति से, ये दोनों सदनों की। इसमें तो लोकसभा में साधारण बहुमत से पास करो और बन गए। आगे चलें। स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्यों की मांग को पारित करने वाले कारक। देखो नए राज्य की मांग क्यों उठी? सबसे पहले भाषाई विविधता भारत के अंदर है। जो भाषाई विविधता है, वो विविधता का मतलब है भाषा, बहुत डाइवर्सिटी है भारत के अंदर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो ये कारण था। फिर विकास संबंधी असमानता थी, कहीं विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। फिर सांस्कृतिक पहचान, अर्थात आंध्र प्रदेश की अलग संस्कृति है, यूपी की अलग संस्कृति है, बिहार की अलग संस्कृति है, अब लोगों ने अपनी संस्कृति की पहचान को बनाए रखने के लिए अलग अलग मांग करी। फिर प्रशासनिक दक्षता, छोटा राज्य होगा तो प्रशासन करने में सुविधा होगी, ये चीज क्लियर है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित तथ्य, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित तथ्य, एसके धर आयोग, दर या धर आयोग बताया था मैंने, यानी ये बना था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसने, ये कैंसिल हो गया था। इसने कहा था भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। उसके बाद जेवीपी समिति बनी थी, इसने क्या दिया था, भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। फजल अली आयोग बना था, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, और इसकी बात को माना गया। देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना, मजबूत करना इसका उद्देश्य था। भाषा और संस्कृति एक रूपता को महत्व देना, वित्तीय स्थिरता, आर्थिक प्रशासनिक विचार को महत्व देना था। और राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों और राष्ट्रों के कल्याण योजना बनाना और उसको बढ़ावा देना, यानी ये इसका उद्देश्य था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की मैं बात करूं, 14 राज्य होंगे, 6 केंद्रशासित प्रदेश होंगे। मैंने 4-5 चीजें इसमें जोड़ी नहीं है जो आपको बताई थी, 70%, 50%, 40%, यानी 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 1956 में भाग 1 समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात सॉरी भाग 7 समाप्त कर दिया जाएगा, अवैध की कैटेगरी समाप्त कर दी जाएगी। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन ये है कि नए राज्य जो बनाए जाएंगे उनके संबंध में तर्क क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि नए राज्य बनाए जा रहे हैं कि उसके संबंध में तर्क होने चाहिए। आप मामा के जा रहे हो तो तर्क दो ना घर वालों को कि मैं क्यों जा रही हूं, या मुझे उससे शादी करनी है तो तर्क दो, मुझे उससे इसलिए करनी है, तो तर्क होना चाहिए ना हर चीज का। तो राज्य बने तो इसका तर्क भी है और कुतर्क भी है, क्योंकि तर्क बाद में निकलते हैं, कुतर्क पहले निकल जाते हैं। तो वैसे ही देखो लोगों में आर्थिक तनाव बहुत ज्यादा था, आर्थिक तनाव को कम करने के लिए, और संसाधनों का तनाव बहुत ज्यादा था, इसको कम करने के लिए, और सीमा विवाद बहुत ज्यादा था, इसको कम करने के लिए, और पेंडोरा बॉक्स, ये आपको मैं बताऊंगा ये क्या होता है, मैं बोला ना मैं बताऊंगा, क्योंकि बड़ी अच्छा, ये भी बहुत दुविधा की बात है कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको ये नहीं पता। आप ये मत सोचो कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, ये बहुत दुविधा की बात है। तो बात करूं कि इनमें जो क्या था, जो विवाद हो रहा था उस विवाद को हमें कम करना था। आर्थिक तनाव बहुत ज्यादा था, आर्थिक तनाव इसीलिए नए राज्यों के गठन का
यहाँ क्या दिया गया, तर्क दिया गया। आर्थिक तनाव क्या था, एक राज्य तो ऐसा है उसके पास में संसाधनों की पूर्ति है, उसके पास में इतने संसाधन है कि उसे अपने संसाधनों की कदर ही नहीं है। जहां जो चीज पड़ी है पड़ी है। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा पड़ा है तो पड़ा, उसे ये नहीं पता हमारे यहाँ हीरा पड़ा, तो उसे कद्र नहीं है, उसके यहाँ हीरा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं आर्थिक तनाव को कम किया जा सके। आर्थिक तनाव जो बढ़ा हुआ है अर्थात समावेशी विकास करने के लिए इन राज्यों को बढ़ाया गया। अब ये आंतरिक आपातकाल है, इसको कर लेकर चलेंगे, और ये जो पेंडोरा है इसका डायग्राम बताना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट का जब आएगा, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास। आप आराम कर लो 10 मिनट। तो कोई समस्या हो भाई, ऑनलाइन में आप लोगों को कोई समस्या है? सर आर्टिकल 4 प्लीज लिसन। शायद किसी बच्चे को ये लगा कि आर्टिकल 4 नहीं पता, तो ध्यान दीजिए भैया जी। आर्टिकल 4 आप लोग ध्यान दीजिए। आर्टिकल 4 भैया जी ये है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझ लो ना। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुसूची 1 और 4 के लिए माननीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 1/4 सामान्य बहुमत से पास होता है। इस बात को आर्टिकल 4 कहता है। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। सर मैंने यही लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए। क्वेश्चंस लिखो, आप अपना क्वेश्चंस लिखो, क्या क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस लिखो भैया। यदि सारी चीज क्लियर है तो यस लिख दो, सारी चीजें क्लियर है तो यस कर दो भैया। ओ ठीक है भैया। आर्टिकल 368, ओके, आर्टिकल 368 मेरे भैया जी ये भाग 20 में है, और भाग 20 में है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन का जो स्रोत लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका, और संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जाता है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन वाले सर से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा।